अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2। इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड इसको हम कहेंगे, सेकंड चैप्टर, मतलब ये भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होगा कि इसमें कुछ फर्दर हम प्रिंसिपल एक्सिस से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इन प्लेन एंड स्पेस। मतलब रिजिड बॉडी की मोशन से रिलेटेड प्लेन में और स्पेस में, इन दोनों में हम इसको डील करेंगे। प्लेन में आपको पता है कि 2 डायमेंशनल होती है, तो यहाँ तो आपके पास एक्स वाई प्लेन होगी, या फिर वाई जी प्लेन होगी, या फिर जी एक्स प्लेन होगी, इनमें से कोई प्लेन होगी। स्पेस की बात करें तो वो तीनों 3 डायमेंशनल होती है, तो उसमें एक्स वाई और जी प्लेन होता है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी रिजिड बॉडी, क्योंकि रिजिड बॉडी की मोशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसके 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होता, मतलब हमेशा सेम रहता है। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब अगर आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके कोई से भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, वो हमेशा क्या रहे, सेम रहे। तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेबल है उसको आप मूव कर दें दूसरी प्लेस पे, उसको मूव कर देते हैं, तो तब भी उस टेबल के कोई से 2 पॉइंट्स लें तो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक स्टेट जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कौन सी कंडीशंस, इक्विलिब्रियम की जनरल कंडीशंस हमने एक्सप्लेन करनी है, या फिर इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, स्टेट एंड प्रूव नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आ जाती है, इफ़ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी बी इक्विपोटेंट टू अ फोर्स acting through a point O together with a couple G, then necessary and sufficient conditions for equilibrium of the body are। मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कहाँ पे एक्ट कर रही हैं, किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, तो वो इक्विवेलेंट होता है किसके, फोर्स एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट ओ टुगेदर विद अ कपल जी। अब इसकी जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हैं वो क्या हैं इक्विलिब्रियम के लिए, वो है F इज़ इक्वल टू 0। F का मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ 0। मतलब जो भी आपके पास नेट फोर्स बनती है जो कि इस पे एक्ट करती है वो क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद G इज़ इक्वल टू 0, कपल G था आपके पास, टॉर्क G है, इट मीन्स नेट मूवमेंट और टॉर्क ऑन इट इज़ 0। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। इस स्टेटमेंट को हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के साथ शो करवाते हैं, और ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहलाती हैं। सबसे पहले हमने नेसेसरी कंडीशन कंसिडर किया, हमने कहा सपोज दैट द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स ये जो दोनों लास्ट वाली कंडीशंस थी ये हमें क्या करनी पड़ेंगी, प्रूव करनी पड़ेंगी। वी हैव टू शो दैट F इज़ इक्वल टू 0 एंड G इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या किया, F और G के हम फार्मूले लगाएंगे। F इज़ एक्टिंग ऑन द बॉडी टुगेदर विद द कपल G। आपके स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कपल के साथ एक्ट कर रही है, और फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इज़ इक्वल टू MA होता है। MA की जगह पे हमने क्या लिख दिया, V डॉट। ठीक हो गया, मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें तो एक्सेलरेशन आता है, इसलिए हमने V डॉट लिख दिया। और आपको ये भी पता है कि dP/dt आपके पास फोर्स बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास G क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम टॉर्क कहते हैं, G कहते हैं। आपके पास L किसके इक्वल था, I ओमेगा के इक्वल था, और I ओमेगा का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमने I ओमेगा डॉट लिख दिया। इसके बाद ये जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं, जितने भी लेबलिंग यूज़ हुई है, उसको हम एक्सप्लेन करने लगे हैं कि ये जो M है ये मास को डिनोट करता है, V डॉट जो है वो लीनियर वेलोसिटी, V लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और V डॉट मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, P फॉर लीनियर मोमेंटम। ठीक हो गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ओमेगा।
ये वाला जो ओमेगा यूज़ हुआ है, ये आपको पता है कि ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूज़ हुआ है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन बन जाती है। और एल फॉर एंगुलर मोमेंटम, लेफ्ट हैंड साइड पे सारी लीनियर के लिए और ओमेगा के साथ जो जो लिंक कर रहा है वो क्या है, एंगुलर के लिए। बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हमारे पास ये गिवन था कि बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है, इसलिए लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो लीनियर एक्सेलरेशन आपके पास वी डॉट है, वी डॉट क्या हो गया, ज़ीरो के इक्वल। अब इसके बाद चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से ओमेगा डॉट एंगुलर एक्सेलरेशन था तो इसको आपने ज़ीरो के इक्वल कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास v डॉट ज़ीरो हो गया है, इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस किया तो इट मीन्स फोर्स क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। और जब हमने ओमेगा डॉट को ज़ीरो यहाँ पे रिप्लेस किया तो g क्या बन गया, ज़ीरो बन गया। इसका मतलब नेसेसरी कंडीशन हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट हमने इसकी देखनी है सफिशेंट कंडीशन। सफिशेंट कंडीशन के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि सपोज द कंडीशंस, जो आपके पास ये दोनों कंडीशंस थी ये क्या कर रही हैं, होल्ड कर रही हैं। इट मीन्स आपके पास एफ भी क्या है, ज़ीरो है और जी भी क्या है, ज़ीरो है। वी हैव टू शो दैट बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। अब हमने क्या शो करना है कि बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। फॉर दिस वी हैव टू शो दैट बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज़। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब बॉडी की जो है वो ड्यूरिंग मूवमेंट लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने ये वाली कंडीशंस को क्या कर लिया, लेट कर लिया कि अभी हमने डिस्कस किया था f ज़ीरो के इक्वल है और यहाँ से g भी ज़ीरो के इक्वल है। अब f की वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस की। हमें पता है कि f इज़ इक्वल टू एम ए होता है, a फॉर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जगह पे हमने v डॉट को रिप्लेस कर दिया। जब f ज़ीरो है इसका मतलब ये ज़ीरो है। अब चूंकि एक बॉडी मौजूद है इट मीन्स उसका मैस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। जब मैस ज़ीरो नहीं हो सकता तो एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है कि आपके पास क्या है, वी डॉट ज़ीरो के इक्वल है। और यहाँ से अगर आप देखें तो जी जब आपके ज़ीरो के इक्वल है तो जी आपके पास किसके इक्वल होता है, आई अल्फ़ा के इक्वल होता है, आई अल्फ़ा के इक्वल होता है। और अल्फ़ा को हमने ओमेगा डॉट रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब ये ज़ीरो। अब आई फॉर इनर्शिया मैट्रिक्स है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, मतलब तमाम आपके जो हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स एक ही पॉसिबिलिटी है कि ओमेगा डॉट क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अब ये दोनों ज़ीरो हैं, ये डेरिवेटिव्स मौजूद हैं। इन डेरिवेटिव्स को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ इनका इंटेग्रल लेंगे तो डेरिवेटिव और इंटेग्रल कैंसिल होकर वी रह जाएगा और राइट हैंड साइड पे ज़ीरो मौजूद है। और ज़ीरो का जब आप इंटेग्रल लेते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यहाँ से ओमेगा आपका इंटीग्रेट करने के बाद ओमेगा आ गया और ज़ीरो का इंटेग्रल क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इफ़ वी एंड ओमेगा आर इनिशियली ज़ीरो, अगर ये दोनों क्या हो जाए, इनिशियली ज़ीरो हो जाएं, देन दे विल रिमेन ज़ीरो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब कि जब वेलोसिटी और ओमेगा जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इनिशियली ज़ीरो होंगे तो वो ज़ीरो ही रहेंगे। हैंस बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम, विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। हमने ये शो करना था कि अगर वेलोसिटी और ओमेगा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए तो बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। तो हमने इसकी सफिशेंट कंडीशन भी प्रूव कर दी। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं हम। अ फोर्स विद कंपोनेंट्स 3, 5 एंड 6। एक आपके पास फोर्स मौजूद है जिसके कंपोनेंट्स क्या हैं, 3, 5 और 6। एक्ट्स एट अ पॉइंट, ये किस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, 1, 2, 3 पॉइंट पे एक्ट कर रही है। इस पॉइंट को हमने पी का नाम दे दिया। अनदर गिवन फोर्स विद कंपोनेंट्स -8, -2 एंड जी। एक और आपके पास फोर्स मौजूद है, चूँकि दो फोर्सेस मौजूद हैं तो पहली फोर्स को हमने F1 का नाम दे दिया, दूसरी फोर्स को F2 का नाम दे दिया। विद कंपोनेंट्स, उसके ये कंपोनेंट्स हैं एक्ट्स एट अ पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या मौजूद है, क्यू मौजूद है। इफ़ द पेयर ऑफ फोर्सेस हैव नो रिजल्टेंट, मतलब अगर ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो कोई भी रिजल्टेंट मोमेंट ना रखें अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट उनका कोई भी रिजल्टेंट मोमेंट ना हो, तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, जी कैलकुलेट करना है। एक्स एक्सिस के अबाउट उसका कोई भी रिजल्टेंट मोमेंट नहीं है, ठीक हो गया। ये कंडीशन आपके पास गिवन है, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। आपने क्या कैलकुलेट करना है, ये जो अननोन जी इन्वॉल्व है F2 में, इसकी वैल्यू को हमने कह दिया कि F1 और F2 आपके पास दो फोर्सेस हैं। F1 पॉइंट P पे एक्ट कर रही है, F2 पॉइंट
क्यू पे एक्ट कर रही है। अब हमने पी के लिए पोजीशन वेक्टर ओ पी कंसिडर कर लिया, इसको R1 कह दिया, और क्यू के लिए पोजीशन वेक्टर ओ क्यू कंसिडर कर लिया और इसको R2 का नाम दे दिया। बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम ओरिजिन, ये कौन सा पोजीशन वेक्टर्स हैं पॉइंट पी और क्यू के, कहाँ से, ओरिजिन से। गिवन दैट एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंट्स इज़ ज़ीरो, हमने ये कहा है कि उसका जो मूवमेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या है, ज़ीरो। मूवमेंट का क्या फार्मूला होता है, आर क्रॉस एफ। चूँकि दो फोर्सेस हैं तो R1 क्रॉस F1 पहली फोर्स और R2 क्रॉस F2 दूसरी फोर्स हमने ले ली, दरमियान में क्या आ गया, प्लस आ गया। ये फार्मूला दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का हमने अप्लाई किया। अब इसका कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट के लिए जस्ट हम एक्स वाले को कंसिडर करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ गया 12 -15 आ गया, उसके बाद दरमियान में प्लस है तो प्लस, और यहाँ से ये कंसिडर किया तो 6z -14। अब दोनों के एक्स कंपोनेंट क्या है, ज़ीरो है, तो हमने इसको किसके इक्वल रख लिया, ज़ीरो के इक्वल। चूँकि इसमें ये एक अननोन z इन्वॉल्व है, जब आप z के लिए सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू आ गई आपके पास 17/6। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मैकेनिक्स में, जो कि है फ्रिक्शन ऑन रिजिड बॉडीज़। फ्रिक्शन ऑन रिजिड बॉडीज़, इसके लिए हमने क्या किया, दो बॉडीज़ कंसिडर की। एक आपके पास ये B1 बॉडी मौजूद है और एक आपके पास B2 बॉडी मौजूद है, और ये दोनों इस तरीके से आपस में टच करते हुए गुज़र रही हैं। ठीक हो गया, हमने इस तरीके से कंसिडर की। कंसिडर टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ कंसिडर की, एक को B1 का नाम दे दिया, दूसरी को हमने B2 का नाम दे दिया। बी इन कॉन्टैक्ट एट पॉइंट C, मतलब ये दोनों किस पॉइंट पे मिल रही हैं, C पॉइंट पे मिल रही हैं। इफ़ B1 स्लाइड्स टूवर्ड्स लेफ़्ट, मतलब अगर B1 लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाए, थोड़ा सा स्लाइड कर जाए, अ बिट स्लाइड्स टूवर्ड्स लेफ़्ट अ बिट, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन इट अपोजिट टू द मोशन। अब जब हम B1 को लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो फ्रिक्शन जो है इसके अपोजिट एक्ट करेगी, तो हमने इसको कह दिया F इज़ इक्वल टू म्यू एन। ये जो आपके पास F फॉर फ्रिक्शन है, ये वाली F फ्रिक्शन, चूँकि बॉडी लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट राइट की तरफ इफ़ेक्ट करेगी, और ये आपके पास एक फ़ोर्स है जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं, और इसका ये नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N है, और ये जो फ्रिक्शन है इसको हमने म्यू कैपिटल N का नाम दिया। इसके बाद वेयर कैपिटल N इज़ नॉर्मल रिएक्शन टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट, मतलब C पे ये नॉर्मल रिएक्शन है कैपिटल N, एंड म्यू इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू ये जो यहाँ पे यूज़ हुआ है इसको आप क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस। और म्यू किसके इक्वल होगा, यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें तो म्यू इज़ इक्वल टू F/N। यूजुअली अब ये जो फोर्स है वो आपके पास यूजुअली क्या होती है, F इज़ लेस दैन इक्वल टू म्यू एन। नॉर्मली आपके पास F क्या होता है, लेस दैन आर इक्वल टू म्यू एन होता है। अब अगर ये नॉर्मली लेस दैन इक्वल टू होता है, इसके अगर आप दो केसेस कंसिडर करें, एक लेस दैन और दूसरा इक्वल टू। इफ़ F इज़ लेस दैन म्यू एन देन फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब अगर फोर्स आपकी छोटी आ जाती है, F इज़ लेस दैन म्यू टाइम्स एन, म्यू क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उससे लेस आ जाता है तो फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एंड F कैन अटेन एट द मोस्ट वैल्यू म्यू एन, और मैक्सिमम F की वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू एन हो सकती है। दिस इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन बॉडी कम्स टू मोशन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ये है कि सपोज़ यहाँ पे आपके पास बॉडी पड़ी है और वो अबाउट टू मूव है, तो हम इसको इस केस में जो फ्रिक्शन अप्लाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इट्स फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद बॉडी जो मूव करना स्टार्ट कर देती है तो उस फ्रिक्शन को आप क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये R इन्वॉल्व है, तो R को आप क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। ये N है, ये F है, और ये जो R है वो आपके पास क्या है, रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ F एंड N है, फोर्स और नॉर्मल का। एंड एंगल बिटवीन N एंड R इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। N और R के दरमियान, नॉर्मल और रिजल्टेंट के दरमियान, ये नॉर्मल है और ये रिजल्टेंट, इसके दरमियान जो एंगल है इसको आप क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, और इसको हम लैम्डा का नाम देते हैं। म्यू हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कहते हैं, लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर आप tan लैम्डा की बात करें, आपके पास ये लैम्डा मौजूद है,
टैन लैम्डा की बात करें तो यहाँ से इस डायग्राम से जो टैन लैम्डा आता है वो आता है F/n आता है। तो टैन लैम्डा आपके पास आ गया F/n, वेयर आल्सो F/n इज इक्वल टू म्यू, म्यू इज इक्वल टू आपके पास F/n आ गया। अब अगर आप यहाँ से देखें तो म्यू इज़ इक्वल टू टैन लैम्डा, F/n की जगह पे किसकी वैल्यू रिप्लेस की, म्यू की वैल्यू, तो म्यू इज़ इक्वल टू टैन लैम्डा और म्यू इज़ इक्वल टू साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सीढ़ी से रिलेटेड है, अ लैडर ऑफ लेंथ ए, आपके पास एक सीढ़ी है जिसकी लेंथ क्या है, ए है। इसके बाद इससे रिलेटेड क्या चीज़ गिवन है, एंड वेट डब्ल्यू ए, उसका जो वेट है वो क्या है, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू फॉर वेट, ए फॉर लैडर ऑफ लेंथ ए, हैज़ वन एंड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, इसका एक किनारा कहाँ पे है, वर्टिकल वॉल के साथ है। ये अगर वर्टिकल वॉल है तो लैडर का एक किनारा इसके साथ है। विच इज़ फ्रिक्शनलेस, जो कि क्या है, फ्रिक्शनलेस है। एंड अदर एंड ऑन द ग्राउंड, यह आपके पास वॉल थी, ये एक सीढ़ी थी, ये आपके पास वॉल के साथ है और ये दूसरा किनारा ज़मीन के साथ है। एज्यूम्ड हॉरिजॉन्टल, जो कि हॉरिजॉन्टल हमने कंसिडर किया। द लैडर मेक्स एन एंगल अल्फ़ा विद ग्राउंड, ये जो सीढ़ी है ये ग्राउंड के साथ एंगल क्या बनाती है, अल्फ़ा बनाती है। शो दैट अ मैन ऑफ वेट WM, अब हम ये शो करना चाह रहे हैं कि एक आदमी मौजूद है जिसका वेट क्या है, WM है, M फॉर मैन, वेट ऑफ द मैन, विल बी एबल टू क्लाइम द लैडर, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस वज़न का आदमी इस सीढ़ी को चढ़ने के काबिल है, विदाउट हैविंग इट स्लिप, ऐसा है कि अगर उसका वेट आपके पास WM है तो वो सीढ़ी पे चढ़ता है लेकिन सीढ़ी स्लिप नहीं करती। इफ़ द कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ म्यू, अगर कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है किसके दरमियान, बिटवीन लैडर एंड ग्राउंड इज़ एट लीस्ट, ये सीढ़ी और ग्राउंड के दरमियान जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या हो, कम अज़ कम ये हो। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने कह दिया कि ये एक लैडर है AB जिसकी लेंथ क्या है, A है, एंड WA इज़ द वेट ऑफ द लैडर, WA किसका वेट है, लैडर का वेट है। एट मिड पॉइंट G ऑफ AB आपके पास ये मौजूद है, इसका मिड पॉइंट G है, इस पे वेट लैडर का एक्ट कर रहा है। वॉल इज़ फ्रिक्शनलेस एंड लैडर मेक एंगल अल्फ़ा विद हॉरिजॉन्टल, मतलब जो जो स्टेटमेंट में गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम लिखते गए। लेट R एंड S बी नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ ग्राउंड एंड वॉल ऑन लैडर, आप R की बात करें तो वो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है किसका, लैडर का ज़मीन के साथ, और ये नॉर्मल रिएक्शन है किसका, वॉल के साथ, लैडर का। एंड म्यू आर, और म्यू आर आपके पास क्या है, कोफिशेंट ऑफ इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर आपके पास सीढ़ी स्लिप करेगी तो वो पीछे की तरफ मूव करेगी, तो इसलिए कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन आगे की तरफ एक्ट कर रहा है, म्यू आर है। म्यू आर इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स एज लैडर इज़ इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एंड इज़ एट पॉइंट ऑफ स्लिप। अब ये जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है ये आपके पास चूँकि लैडर फिसलने के बिल्कुल करीब होती है, वो थोड़ी सी भी ऊंच नीच होगी तो लैडर फिसल जाएगी, इसलिए आपके पास ये जो लैडर है ये किस में है, लिमिटिंग पोजीशन में। नेक्स्ट हमारे पास है रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी कि आपके पास ये जो रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स थे वो क्या थे, ज़ीरो के इक्वल थे। रिजॉल्विंग फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये किसके इक्वल था, ज़ीरो के इक्वल था। अब अगर आप देखें तो आपके पास फोर्सेस कुछ वर्टिकली एक्ट कर रही हैं और कुछ आपके पास हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही हैं। वर्टिकली अगर आप देखें तो आपके पास तीन फोर्सेस हैं, ये डाउनवर्ड और ये वाली आपके पास अपवर्ड। इसका मतलब आर का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे होता तो -r इज़ इक्वल टू ज़ीरो होना था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक, तो आपने ये जो -r है इस साइड पे लेके +r हो गया। इसके बाद आपके पास दो फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, एक S और एक कौन सी है, म्यू आर, दोनों आपस में नेगेटिव डायरेक्शन में हैं। तो ये तो बेसिकली क्या बनना था, S माइनस म्यू आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने S इज़ इक्वल टू म्यू आर लिख दिया।
इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास आर किसके इक्वल है, आर आपके पास रिजल्टेंट है किसका, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू एम। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पे पुट किया इक्वेशन 2 में, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बाय टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, आपके पास ये वाला ए पॉइंट गिवन है, इसके अबाउट हमने मोमेंट लेना है और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी है। तो ए पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक तो एस है, दूसरा इसके लिए हमारे पास एक तो एस फोर्स है और दूसरा डब्ल्यू ए और फिर डब्ल्यू एम। इसके साथ हमने ये वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखे हैं। अगर आप पहली फोर्स एस की बात करें तो एस आपका यहाँ पे आके ये ट्रायंगल बनाता है, तो एस के लिए आपके पास ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये पूरी लेंथ आपके पास ए कंसिडर होगी, तो ये बनेगा ए, और साथ में अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा के सामने वाला साइन अल्फ़ा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है, एस के लिए हमने लिखा है ए साइन अल्फ़ा। मतलब जो भी आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है वो हम ट्रायंगल कंप्लीट करके लिखेंगे। नेक्स्ट है डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए हमारे पास ये वेट मौजूद है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मिड पॉइंट पे है, इसका मतलब आपके पास लेंथ a/2 बन जाती है। अल्फ़ा के डब्ल्यू ए पे जो परपेंडिकुलर है वो ये वाला है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया चूँकि हॉरिजॉन्टल है तो a/2 कॉस अल्फ़ा। इसी तरीके से डब्ल्यू एम अगर आप देखें तो इस पे परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, ये वाली इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने की वजह से और कंप्लीट लेंथ ए आ रही है, तो इसलिए हमने ए कॉस ऑफ अल्फ़ा लिख दिया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से ए पूरे एक्सप्रेशन में से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद आपके पास है साइन अल्फ़ा डब्ल्यू a/2 आ गया, और कॉस अल्फ़ा चूँकि दोनों में मौजूद है तो कॉस अल्फ़ा आ गया कॉमन। कॉस अल्फ़ा कॉमन आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से सबको एक्सप्रेशन को सॉल्व किया और यहाँ से हमने म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट किया। म्यू कहाँ से आया, एस इज़ इक्वल टू म्यू आर था, तो हमने एस की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट कर दिया और आर की जगह पे जो अभी मौजूद था हमारे पास एक्सप्रेशन उसको पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो म्यू आपका इसके इक्वल आ गया। दस एट लीस्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इज़ दिस, ये जो अभी आपने फाइंड आउट किया यही वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी तरफ मूव करने से पहले हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो लीनियर मोमेंटम आता है, इसको हमने पी का नाम दिया। लीनियर मोमेंटम क्या है, पी है। द मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि ये जो P है इसका अगर आप दोबारा मोमेंट लें, मोमेंट का फार्मूला R क्रॉस P होता है, तो इसको हमने L का नाम दिया और इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P, P की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट किया जो कि है mv, और अगर आप देखें तो आपके पास R क्रॉस mv, P आपके पास यहाँ है और ये आपके पास R है, R क्रॉस mv दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो हमने यहाँ पे वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड एम वी एंड इज़ 90 डिग्री, और एंगल क्या है 90 डिग्री है, इसलिए हमें पता है साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया 1 को। इसके बाद आपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटीज़ आपस में लिंक करती हैं किस तरीके से, v इज़ इक्वल टू आर, v इज़ इक्वल टू आर वी आर ओमेगा की फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बना एम आर स्क्वायर ओमेगा, और एम आर स्क्वायर आपके पास कैपिटल आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू को हमने कर दिया पुट इन वेक्टर फॉर्म। अगर आप वेक्टर फॉर्म की बात करें तो तीनों के ऊपर क्या आ जाएगा, वेक्टर साइन आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसका फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक हो गया। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 mv की जगह पे हमने आर ओमेगा की वैल्यू को रिप्लेस किया, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमने 1/2 एम आर स्क्वायर को हमने आई का नाम दे दिया, और ओमेगा स्क्वायर को एक दफ़ा ओमेगा इसके साथ लगाया, एक दफ़ा ओमेगा इसके साथ लगाया। आई ओमेगा कैपिटल एल के इक्वल होता है और स्मॉल ओमेगा एज इट इज़ आ जाएगा, तो आपके पास इसका फार्मूला बन गया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का।
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, आ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मैस m। हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका मैस क्या है, कैपिटल M है, मैस कितना है 5 kg है, एंड रेडियस कितना 0.2 m, स्पिन्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। एक स्फीयर है वो अपने ही एक्सिस के अबाउट घूमी जा रहा है जो कि उसके सेंटर में से पास करता है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर विद टाइम पीरियड कितना है, t इज़ इक्वल टू 0.7 सेकेंड है। व्हाट इज़ इट्स एंगुलर मोमेंटम। अब हमने बताना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। अब हमारे पास गिवन क्या था, मैस गिवन था वो हमने लिख लिया। उसके बाद आपके पास रेडियस a गिवन है 0.2 हमने लिख दिया। टाइम गिवन है जो कि 0.7 सेकेंड है। हमने बताना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए सबसे पहले तो हमारे पास स्फीयर है, तो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें पता है 2/5 m² होता है। m की जगह पे हमने 5 को रिप्लेस किया, a जो कि रेडियस था उसकी जगह 0.2 को रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद आपके पास i की वैल्यू आ गई 0.08 kg और m² साथ में हमने लिख दिया क्योंकि आपके पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास टी का क्या फार्मूला होता है, टाइम पीरियड का वो होता है 2π/ω। ये हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास थर्ड जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो थी टाइम से रिलेटेड। टाइम पीरियड के लिए फार्मूला होता है 2π/ω। यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 2π/t। टी की जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया, पाई की जगह पे 3.1416 को हमने रिप्लेस किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास ओमेगा आ गया तो अब एंगुलर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं, L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा है। आई हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि स्टैंडर्ड सॉलिड स्फीयर का होता है वो यूज़ किया, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से यूज़ की तो आपके पास L की वैल्यू आ जाएगी। अब जब L की वैल्यू आ गई तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है 1/2 I ω²। तो यहाँ से आपके पास I ω² की वैल्यूज़ लगाने से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो नेक्स्ट आर्टिकल लेंथी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।